बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये किस टाइप का ट्यूमर है? इसकी आंखें मोहित के चेहरे पे उम्मीद तलाश कर रही थीं। ये मुझे नहीं पता। तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम्हें क्यों नहीं मालूम? इसकी आवाज़ बुलंद हुई। मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूँ माला, मैं जनरल सर्जन हूँ। हर डॉक्टर हर चीज़ में माहिर नहीं होता। मोहित का वो पहला जज्बाती फेज गुजर चुका था। अब वो संभला हुआ था और तहम्मुल से बता रहा था। इसलिए आज हम माँ की रिपोर्ट्स न्यूरो सर्जन डॉक्टर वोहरा के पास लेकर जाएंगे। वो बताएंगे कि ये किस किस्म का ट्यूमर है, सर्जरी हो सकती है या नहीं। वो भीगी आंखों से उसे देखे गई। उसे मोहित की किसी बात का फिलहाल एतबार नहीं था। माला देखो, कुछ ट्यूमर ऑपरेशन से निकाले जाते हैं, कुछ के लिए गामा नाइफ करते हैं, यानी शुआओं वगैरह से इनको ख़त्म किया जाता है, और कुछ ट्यूमर्स का कोई इलाज नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? माला, वो हमारी माँ हैं, हम उनका इलाज करवाएंगे। हमारे पास वसाइल हैं, दवा और सर्जरी के पैसे हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तुम भी यहाँ आ गई हो। अब हम अपनी माँ का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी ट्रेनिंग फ्रीज करवा रहा हूँ। हम कोई और काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ माँ के पास होंगे हर वक्त। मैं इतने साल उनके पास नहीं थी, मैं उनके पास क्यों नहीं थी? सदमे की पहली चोट अगर शॉक होता है तो दूसरी चोट गिल्ट की पड़ती है। खुद को इल्ज़ाम देना, अपना कसूर ढूंढना, कोई इंसानी दिमाग को किसी न किसी पे इल्ज़ाम रखना होता है। मैं उनके पास होके भी अपनी ट्रेनिंग में इतना मसरूफ़ था कि मुझे उनके पास बैठने का वक्त नहीं मिलता था। मैं इतने अरसे तक देख ही नहीं सका कि उनका चेहरा डेविएट हो रहा है। मैं तो अपने बैच के सबसे ब्राइट स्टूडेंट में से था। मैं माँ को रोज़ देखता था। मुझे क्यों नहीं पता चल सका? क्योंकि अपनी माँ के लिए कोई ये तस्वुर करना चाहता है। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गीली सांस अंदर खींचते हुए उठा। मैं मेयो वापस जा रहा हूँ माँ की रिपोर्ट्स और फिल्म उठाने, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी माँ को शिफा देगा। हम दुआ करेंगे और इलाज करवाएंगे, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्लासिक मोहित हर बात में उम्मीद ढूंढ लेता था और इतने वसूख से कहता कि किशमाला को यकीन होने लगता। लेकिन आज वो मोहित पे भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो साथ ही खड़ी हुई। मोहित, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हम दोनों एडल्ट हैं। मुझे भी अपनी माँ के बारे में हकीकत जानने का हक है। मैं तुम्हारे साथ हर डॉक्टर पे जाऊंगी। वो बज़ाहिर हतमी लहजे में कह रही थी, लेकिन अजीब सी बेबसी ने सारे वजूद को जकड़ा हुआ था। क्या माँ का ट्यूमर काबिल इलाज था? मोहित उसे सच नहीं बताएगा। वो मोहित को बचपन से जानती थी। वो सारा प्रेशर खुद लेता जाएगा, लेकिन अपनी बहनों को परेशान नहीं करना चाहेगा। बहनें, ये लफ्ज हथौड़े की तरह उसके सर पे बरसा। माही, वो भी तो बहन थी, इसे कौन बताएगा? बल्कि सवाल ये था कि उसे कैसे बताया जाए। और तब उसे एहसास हुआ कि मोहित क्यों SOL को पानी की थैली कहता था। अपनी बहन को ये सब बताना आसान नहीं होता। माला फिर मोहित की बड़ी बहन थी, लेकिन माही वो तो सबसे छोटी थी और वो माँ से सबसे ज्यादा अटैच्ड थी। उसका माँ और अबाद के अलावा कोई दोस्त ना था। वो बचपन से अब तक अपनी सारी दोस्ती, सारी लड़ाइयाँ, सारे मुकाबले माँ से किया करती थी। वो अपने सारे मसले लेकर माँ के पास आती थी। उसे कांटा भी चुभ जाता तो वो पूरा ड्रामा करके सारी दुनिया सर पे उठा के माँ के पास आ जाती। अब वो किसके पास जाएगी? माही को नहीं बताते। मोहित ने फौरन कहा, उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? अपनी माँ के लिए परेशान होना माही का फर्ज है, और माही कोई बेबी नहीं है। हम उससे ये नहीं छुपा सकते। अपनों की बीमारियां इस वजह से नहीं छुपानी चाहिए कि फलां परेशान हो जाएगा। वो दोनों अब स्टूडियो में खड़े दबी दबी आवाज में बहस कर रहे थे और सफेद वर्क टेबल पे रखे पौधे उदासी से उनको देख रहे थे। अबाद अपने लॉन्ग रूम के सोफे पे बैठा काम कर रहा था। जब उसे मोहित ने कॉल की, उसने फोन कॉल हैंड्स फ्री लगा के सुनी। कॉल सुनते सुनते उसकी उंगलियां थम गईं। लैपटॉप की स्क्रीन आहिस्ता से फोल्ड की। कितनी ही देर वो साकित सामने वाली दीवार को देखने लगा। उसने मोहित से कुछ नहीं कहा, बस कॉल काट दी। हूरे जहां बेगम उसकी सगी खाला थी। वो हमेशा से सेहतमंद और हंसती मुस्कुराती मिलती थी। कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे से खटर पटर की आवाज आई तो उसने चेहरा उठाया, जल्दी से आंखें रगड़ी। माही बालों में तौलिया लपेटे बाहर आ रही थी। वो गालबन नहा के निकली थी। उसने खुली सी लंबी कमीज के नीचे ट्राउजर पहन रखे थे। उसका धुला धुलाया चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो तौलिया के बने स्लीपर्स पहने लाउंज में चलती आई।
एक नजर ओपन किचन को देखा, बर्तन धोने वाले पड़े थे। पता है मैं क्या सोच रही हूँ। वो आगे आई और किचन काउंटर पे रखा खाली कोक का कैन उठा के गौर से देखा। पिछले कुछ दिन से वॉलमार्ट से मैं जो भी कोक लाती हूँ उसकी गैस नहीं होती। मुझे लगता है वॉलमार्ट की कोक की पूरी लाट खराब है। कहीं ठंड में पड़े रहे होंगे कैन, एक हो गए होंगे। आबाद की इसकी तरफ पुष्ट थी, है ना? माही ने चुटकी बजाई। मैं अभी कोका कोला को ईमेल करती हूँ। उसकी आंखें चमकी। माही को अगर जहाज में ठीक से खाना ना मिले तो उसकी तरफ से एक लंबी चौड़ी ईमेल एयरलाइन कंपनी को जाया करती थी और जवाब में वो उसको कुछ फ्री को फोन दे डालते थे। अच्छा सुनो, एबेट्स फोर्ड चलें कल, हलाल मेड खत्म हो गया है, मुझे ग्रोसरी भी करनी है, वो काउंटर के पास खड़ी कह रही थी। जवाब नहीं आया तो उसने चेहरा आबाद की तरफ मोड़ा। वो उसकी जाने पोस्ट किए बैठा था। वो उसके सामने आई तो देखा उसकी आंखें गुलाबी थी। माही के तासुरात बदले, अबरू इकट्ठे हुए। आबाद क्या हुआ है? फिर ख्याल आया किसका फोन आया था। कैनेडियन घरों की कागज जैसी ड्राइव वॉल से आवाजें आर पार सुनाई देती थी। उसे आबाद का हेलो और हूँ हाँ सुनाई दी थी, मगर मजीद कुछ नहीं। आबाद चंद लम्हे उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने अपनी ग्लासेस उतारी, उनको साफ किया, फिर उन्हें दोबारा पहना। आबाद बोलो यार, वो बेचैनी से चिल्लाई। वो पलक नहीं झपक पा रही थी। आबाद कहना शुरू हुआ, मोहित की कॉल आई थी, खाला का ब्रेन स्कैन करवाया है आज, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। अल्फाज उसके लबों से अदा हो रहे थे और माह बीना मुबीन की समातों में दाखिल हो रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ आबाद के हिलते होंठ देख रही थी। उसने नजरें झुकाई। आबाद मुट्ठियां भींचे हुए था, उसकी हथेलियों की पोस्ट पे पसीना था। माही ने फिर ऊपर देखा। आबाद के आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहे जा रहा था। माही की नजरें उसकी पोस्ट से होती हुई किचन काउंटर तक गईं। वहां सिंक में मैले बर्तनों का ढेर लगा था। एक कोने में वॉशिंग मशीन रखी थी, उसका चक्कर खत्म होने वाला था, अभी घंटी बजने को थी। उसकी नजर फ्रिज तक गई। अंदर कल रात उसने स्टिक को मिसाला लगा के रखा था। माही के चेहरे पे एक गुमसुम सा तासुर था। फिर वो उठ गई, हाथ बढ़ा के तौलिया की ट्रिबन खोली। उसके छोटे गीले बाल गर्दन पे मोटी लिट्टों की सूरत गिरते गए, कुछ गालों पे चिपक गए। आबाद मुड़ के उसे देखे गया। वो नरम स्लीपर पहने कदम कदम उठाती कमरे तक गई। खोटी से लटका दुपट्टा उठाया और सर पे लपेटा। उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसने रैक से जाए नमाज उठाई और लकड़ी के फर्श पे बिछाई। फिर वो तकबीर कह के नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसका जहन सुन था और टांगें कपकपा रही थीं। उसे भूल गया था कि वो आज कल बैठ के नमाज पढ़ती थी। माही, आबाद ने गीली आवाज से पुकारा, मगर वो उसके पीछे नहीं आया। वो उसे बचपन से जानता था। वो महबीना थी। वो हूरे जहां की सबसे समझदार, सबसे बहादुर और मजबूत आसाब वाली औलाद थी। उसे तन्हाई चाहिए थी। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सर झुकाए नमाज पढ़ रही थी। पहले सजदे में जाते हुए उसे एहसास हुआ कि आबाद ने उसे क्या बताया था। माँ को ब्रेन ट्यूमर था। दूसरे सजदे में उसे एहसास हुआ कि एक और बात भी थी जो आबाद ने उसे नहीं कही थी। उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपनी माँ के पास नहीं थी। माँ की तबीयत बुझी बुझी सी थी। वो आज कुछ ज्यादा ही भूल रही थी। आज उन्होंने कोई काम नहीं किया था, बस बेड पे नीम दराज आंखें मूंदे लेटी रही थी। माला उनके साथ बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी, सर पे दुपट्टा लपेटे। वो माँ का हाथ पकड़े जेरे लब कोई दुआ बड़बड़ा रही थी। शिफा अता फरमा, बेशक तू ही शिफा देने वाला है। ऐसी अजीब सी हालत में समझ नहीं आता था कि क्या दुआ मांगी जाए। वो बस शिफा मांग रही थी। दफतन फोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठा के देखा, माही कॉलिंग। माला के दिल पे बोझ सा आ गया। वो माही से कैसे बात करेगी? माही यकीनन रो रही होगी। उसके अंदर उस वक्त रोने की सकत तक नहीं थी, मगर उसे कॉल उठानी थी। माँ का हाथ आहिस्ता से छुड़ा के उसने मोबाइल उठा लिया और बाहर निकल आई। लॉन में जाके उसने फोन कान से लगाया। माही, उसकी आवाज गीली थी। माला, सारे ट्यूमर्स लाइलाज नहीं होते, मैं गूगल पे पढ़ रही थी। माही रो नहीं रही थी, वो तेज तेज बोल रही थी। अपने किचन काउंटर पे ऊंची कुर्सी पे बैठे वो लैपटॉप सामने खोले बैठी स्क्रीन को देखते हुए कह रही थी। उसकी रोई रोई मतूरम आंखों तले हल्के थे और नाक गुलाबी हो रही थी, मगर फिलहाल वो रो नहीं रही थी। माही, प्लीज गूगल मत किया करो, गूगल बहुत कंफ्यूज करता है। मुईद ने कहा है कि ये ग्लाउमा लगता है, लेकिन ब्रेन स्कैन से कोई नहीं बता सकता कि ट्यूमर की टाइप क्या है, जब तक कि दिमाग को खोल के इस शय को बाहर ना निकाला जाए। और जानती हो वो कौन सा ट्यूमर है जो MRI में बिल्कुल ग्लाउमा जैसा लगता है? उसकी आवाज में उम्मीद जागी।
وہ میننجوما ہوتا ہے، وہ بالکل گلوما جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی، اور پتہ ہے گلوما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے، یہ برین کے اندر سے بنتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی جو علامات ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ ماں کو گلوما نہیں ہے، ماں کو میننجوما ہے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی، میننجوما برین کے اندر کا ٹیومر نہیں ہے، یہ برین کے باہر میننجی کی تہہ میں بنتا ہے۔ یہ اسکین میں بالکل گلوما جیسا لگتا ہے، لیکن یہ خطرناک نہیں ہوتا۔ اس کو نکالا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی سست روی سے بنتا ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی اسے دوبارہ اتنا بڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 سال چاہیے ہیں۔ میں نے یہاں اتنے لوگوں کے کیسز پڑھے ہیں مالا جن کا میننجوما آپریٹ ہوا تھا اور پھر وہ 20-25 سال تک بالکل فٹ اور صحت مند رہے۔ تم دیکھنا ماں کا ٹیومر گلوما نہیں نکلے گا، وہ میننجوما ہوگا۔ وہ امید کا سہارا لے رہی تھی، یا شاید وہ مالا سے امید مانگ رہی تھی۔ ماہی اس نے گہری سانس لی۔ ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال سے پھسل کے گردن تک چلا گیا۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باس آواز پہ وہ چونکی، پھر پلٹ کے دیکھا، لون کے دہانے پہ کیف کھڑا تھا، ماتھے پہ بال بکھرے تھے، جینز ٹی شرٹ اور جوگرز میں ملبوس وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا۔ کیف کی زندگی کتنی آسان تھی، کیونکہ کیف کی ماں کو برین ٹیومر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے بڑی بی بی کو؟ وہ اس کے قریب چلتا آیا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ آج جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ کشمالا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے سنا۔ کیف نے آنکھیں کرب سے بند کر لی اور سر جھکا دی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغر سا وجود بن کے رہ گیا تھا۔ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے، اور وہ بھی گلوما۔ وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولی اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ آئی ایم سو سوری کشمالا بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا، چہرہ بے تاثر رہا۔ پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر ووہرا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہیں وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر اس نے دھیمی آواز کی، گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں۔ گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ محیط پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں کو ڈاکٹر ووہرا کے پاس جانا تھا۔ مالا جلدی جلدی اسے ہدایات دینے لگیں، تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ اور بخت بی سے کہو کہ وہ بھی ساتھ بیٹھی رہیں۔ میں صرف بخت بی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ شور، میں سب مینج کر لوں گا، آپ جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر ووہرا کا کلینک ان کے گھر میں بنا تھا۔ 4 کنال کے بڑے سے گھر کو آدھا کلینک بنایا گیا تھا۔ جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے۔ چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دیواروں تک لٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر ووہرا کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پہ بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکٹے پہ ماں کا MRI اسکین لگا تھا، جسے کچھ دیر ڈاکٹر ووہرا نے اسٹڈی کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا، جن کے چہرے پہ بے بسی اور آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے تمام سکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنکار کے بات کا آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کشمالا کا سانس رک گیا۔ مینجوما کہہ دیں کہ یہ مینجوما ہے، یہ گلوما ہے۔ امید کا فانوس چھن سے فرش پہ آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ساری بتیاں بجھ گئیں، دنیا تاریک ہو گئی جیسے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے برین میں یہ چیز ہے جو اسکین میں نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ کشمالا نے گنتی کی۔ آج 1 مئی تھی، 6 ماہ بعد 1 اکتوبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چوکتا۔
अगर सर्जरी करवाएं। उन्होंने सवालिया नजरों से माला को देखा। आप डॉक्टर हैं? उफ, ये सवाल। नहीं, मैं बिजनेस वोमैन हूँ। देखें बेटा, डॉक्टर वोहरा ने सादगी से कहना शुरू किया, ये एक ग्लामा है, इसको निकलवाने का फायदा नहीं है क्योंकि सर्जरी कामयाब नहीं होगी। लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। ये वैसे भी एक डॉक्टर्स मदर का केस है। किसी ने हाथ डाला भी तो सर्जरी के दौरान ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है, जिससे उनके जिस्म के किसी हिस्से के मफलूज होने का डर है। ब्लड प्रेशर ना संभला तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो कोमा में जा सकती हैं। रेडिएशन, अगर रेडिएशन लगवाएं तो वो बेचैनी से बोली, गामा नाइफ नहीं हो सकेगी, ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है, ना सर्जरी करवा सकते हैं ना शुआएं लगवा सकते हैं, फिर हम क्या करें? इसकी आवाज बुलंद होने लगी। दवाइयों से उनकी अलामात और दर्द को कम किया जा सकता है, अलबत्ता उनकी याददाश्त ऐसे ही खत्म होती रहेगी। कुछ अरसे बाद फिट्स पड़ेंगे, खून की उल्टियां आ सकती हैं, जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है। ये सब ग्लामा के आखिरी स्टेज पे होता है। वो अपने तई एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनका अंदाज नरम था, वो हकीकत बता रहे थे, मगर माला का दिल चाहा डॉक्टर को गिरबान से पकड़े और दीवार पे उसका सर दे मारे। इतनी दफा कि उसके सर से खून बहने लगे। वो कैसे इतने आराम से कह सकते थे कि माँ को दौरे पड़ सकते हैं, मगर माँ को अभी तक फिट्स नहीं पड़े। मुईद चौंक के बोला, इतने बड़े ग्लामा के साथ फिट्स पड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है कि फिट्स न पड़े? क्या उन्होंने सर दर्द की शिकायत तक नहीं की? नहीं, शायद उनको सर में दर्द ही ना होता हो। वो फिर से बोली, इतने बड़े ट्यूमर के साथ सिर्फ सर में दर्द नहीं होता बल्कि सर में बम फट रहे होते हैं। अगर आपकी माँ ने शिकायत नहीं की तो उनके असाब बहुत मजबूत हैं, वो एक बहुत बहादुर खातून है। और उनकी आवाज़ धीमी हुई, वो उस वक्त बहुत तकलीफ में है, आपने उनका ख्याल रखना है। वो अगले चंद लम्हे बोलते रहे। मुईद गर्दन झुका के सुनता रहा और वो मुट्ठियां भींचे। वो उनको अपनी माँ के जनाजे की तैयारी करने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि 6 माह हैं बस, अब उन्हें इन 6 माह तक माँ का ख्याल रखना है और उनकी तकलीफ को कम से कम करने की कोशिश करनी है। वो दिमाग की सूजन कम करने वाली दवा लिख के दे रहे थे। वो ऐसा कह सकते थे, किसी की माँ के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि वो सिर्फ 6 माह जिएगी। वो वहाँ से बाहर निकले तो उसके कदम मन भर के उठ रहे थे। उसने मुईद को देखा, वो साथ साथ फोन पे लगा हुआ था। उसका रोने का फेज गुजर चुका था। डॉक्टर मुईद अब जिंदा हो गया था और वो पूरी उम्मीद था। मुईद अब क्या होगा? वो दोनों डॉक्टर वोहरा के गमलों से सजे पोर्च में खड़े थे। मैं सर्जरी के बारे में मजीद डॉक्टर्स की राय लूंगा, मैं माँ का इलाज कराऊंगा, मगर डॉक्टर वोहरा ने कहा है कि लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। मुईद ने मोबाइल से चेहरा हटा के उसे संजीदगी से देखा। फिर हम लाहौर से बाहर किसी सर्जन को ढूंढेंगे, माला कोई तो होगा जो उम्मीद दिलाएगा, मगर उसे उम्मीद का एतबार नहीं था। इस लम्हे उस गमलों से भरे पोर्च में खड़े कशमाला को लगा, कोई सर्जन इतना जीदार नहीं होगा कि पूरे जहां के ब्रेन के 1/3 हिस्से पे फैले ट्यूमर को देख के कहे कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। कोई सर्जन इतना बहादुर नहीं होगा कि उनकी माँ का दिमाग खोल के ट्यूमर को निकालने की जुर्रत करे। कोई सर्जन उनकी माँ को फिर से तंदुरुस्त हो जाने की उम्मीद नहीं थमाएगा, क्योंकि उस वक्त तक उसकी मुलाकात डॉक्टर वासिफ नसीर से नहीं हुई थी। रात को वो माँ के साथ टीवी लाउंज में बैठी थी। टीवी पे कोई ड्रामा चल रहा था। माँ को पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पसंद थे। एक जमाने में मुईद तबलीगी जमात के साथ मुतारिफ हुआ तो थोड़ा ज्यादा मुसलमान हो गया था। तब उसने माँ को मना करना शुरू किया, माँ ये ड्रामे ना देखा करें। माँ ने चप्पल उठाई और खींच के उसको रसीद की। बेगैरत तेरी माँ ना कभी क्लब गई, ना किटी पार्टीज अटेंड की, और ना तू कभी अपनी माँ को वर्ल्ड टूर पे लेकर गया। एक ड्रामे ही है मेरी इंटरटेनमेंट, उन पे बात ना किया कर, शक्ल गुम कर मेरे सामने से। लेकिन कशमाला ने नोट किया कि वो ड्रामे पे तवज्जो नहीं दे रही थी। उनका शायद दिल नहीं चाह रहा था, बस तख्त पे टेक लगा के ऊँघने लगी थी। वो उनके साथ कुर्सी पे पैर ऊपर किए घुटनों पे थोड़ी टिकाए बैठी थी। आपकी माँ ठीक हो जाएंगी, आवाज पे वो चौंकी। चेहरा उठा के देखा, कैफ किचन के दरवाजे पे खड़ा था। उसके हाथ में ट्रे थी जिसपे भाप उड़ाता मग रखा था। थैंक यू कैफ, मगर मैंने काफी नहीं पीनी। ये कहवा है, आ जाऊं? उसने इजाजत चाहिए। साथ ही ऊँगती हुई माँ को देखा, वो उनसे डरता था। कशमाला ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो लाउंज में चला आया और उसके सामने मेज पे ट्रे रखी। किस चीज का कहवा है ये? उसने भाप उड़ाते मग को देखा। अंदर भूरा सा गरम मशरूब था, अदरक, सब्ज चाय और बहुत से मिसालें। मेरे अब्बा बनाते थे ये। उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी बिखरी, नजरें झुका दी। माला ने कभी पहले उसके चेहरे पे ये तासुर नहीं देखा था। कहाँ होते हैं तुम्हारे अब्बा? उसे याद आया, उसने सफूरा से कभी कैफ के वालदैन के बारे में नहीं पूछा था।
जहाँ भी हैं सुकून से हैं। वो जैसे टाल गया, क्या वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था? माला ने हाथ बढ़ाया और कहवा उठा लिया। फिर एक नज़र माँ को देखा, वो आंखें बंद किए ऊँग रही थी। दफातन उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल उठा के देखा, गैर शनासा सा नंबर था। पता नहीं कौन है, वो बड़बड़ाई। कैफ साथ खड़ा चौकन्ना सा उसे देखे गया। किशमाला ने मोबाइल कान से लगाया। जी हेलो माला, कैसी हो? खटकती हुई निस्वानी आवाज़। वो इस ऊंची आवाज़ को सारे जहान में पहचान सकती थी। उसके माथे पे बल पड़ गए। कबीरा ताई, उसकी आवाज़ तल्ख हुई। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारी मुमानी से लिया है। सोचा बहुत अरसे से तुमसे बात नहीं हुई, कॉल कर लूं। वो बरसों बाद उसे कॉल कर रही थी, जैसे रोज बात होती हो। किशमाला ने एक नज़र अपनी माँ को देखा। वो सोते हुए कितनी कमज़ोर लग रही थी। जी बताएं। सुना है तुम्हारी अम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, वो भी ग्लोमा। मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ। उसके पैरों तले से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। उसने चौंक के अपने अतराफ में देखा, दाएं बाएं। कैफ तशवीश से उसे देख रहा था। बिना आवाज के लब हिला के पूछा, क्या हुआ? मगर वो कैफ की तरफ मुतवज्जे नहीं थी। अब कैसी हैं तुम्हारी अम्मी? हूरे जहाँ की तरबियत ना होती तो वो उनको खरी खरी सुना देती। खैर माही तो अब भी सुना देती, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। उनको कैसे? ठीक है मेरी अम्मी, आपके कंसर्न का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। उसने तेजी से फोन रख दिया, फिर फोन को यूं तख्त पे उछाला जैसे उसमें करंट हो। क्या हुआ है? वो उसके सामने कुर्सी पे बैठा और गौर से उसका चेहरा देखा। कबीरा ताई को कैसे मालूम है कि माँ को ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? कैफ ने हैरत से उसे देखा। ये नहीं हो सकता, सलीम और उसकी माँ तक को नहीं मालूम। कबीरा ताई को हमारे घर की खबरें कौन दे रहा है? वो अभी तक बेयकीन थी, टांगे बेजान महसूस हो रही थीं। पहले मुझे बताएं, ये कबीरा ताई कौन है? वो अचंभे का शिकार था। वो जो उस दिन शादी पे थी, छोटे बालों वाली, साड़ी पहने। वो बताने लगी दबे दबे अल्फाज में जो भी वो कबीरा के मुतालिक जानती थी। और ये बताते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कैफ को इस बारे में बताया था, लेकिन कैफ जाहिर है कबीरा ताई को नहीं बता सकता था। उसका उनसे कोई ताल्लुक कैसे हो सकता था? अच्छा वो मुझे याद आ गई। वो सोचते हुए कह रहा था, वो बाहर किस मुल्क में रहती थी? इंग्लैंड में। उनका बेटा अब भी वहीं होता है? कैफ चौंका, जहन में एक कूंदा सा लपका। उनका बेटा इंग्लैंड में होता है? हाँ, एक और बात भी थी जो कबीरा ताई के बारे में मशहूर थी, लेकिन वो बात किशमाला कैफ को नहीं बता सकती थी। वो उसका यकीन नहीं करेगा, कोई भी न करता। और कबीरा ताई साइकोपैथ भी हैं, और कुछ नफ्सियाती मराइज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ करते हैं। उनके बेटे के भी ऐसे मसले हो सकते हैं। वो सोच सोच के बोल रहा था। किशमाला उसकी बात पूरी नहीं सुन रही थी। उसका चेहरा अब गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। उसकी माँ को ट्यूमर था और कबीरा ताई उस बात से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अजीब बेबसी सी थी। आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कबीरा ताई का बेटा आपका ताकुबकार हो सकता है? उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। किशमाला मुबीन और माहिर फरीद के दरमियान बाल आखिर एक कड़ी उसे नजर आई थी, एक कनेक्शन जो उस सारे पजल को जोड़ता था। वो यहाँ क्यों था? वो किस खेल का हिस्सा था? उसे बाल आखिर जवाब मिलने वाला था। मैं उनके बेटे को नहीं जानती, उसका नाम तक मुझे याद नहीं। माही कहती है उनका कोई बेटा है ही नहीं। वो झूठ बोलती है। उनको बेटे का शौक था, इसलिए वो एक कहानी घड़ के लोगों को सुनाती हैं, वरना कभी तो नजर आता उनका बेटा। माँ जरा सा हिली तो कैफ फौरन खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ, वरना बीबी को बुरा लगेगा। हम इस किस्से को बाद में यहीं से शुरू करेंगे। उसे वहाँ से हटने का बहाना चाहिए था। किशमाला ने बस सर हिला दिया। उसका चेहरा अभी तक तमतमा रहा था। वो गुस्से और बेबसी से माही को कॉल मिलाने लगी। बाहर लान में आते ही उसने मोबाइल निकाला और वाइट हेयर के नाम से चैट खोली। वो मैसेज लिखने लगा था जब उसने चैट का आखिरी मैसेज देखा। शाम में उसने मालिक को एक पैगाम भेजा था। किशमाला की माँ को ब्रेन ट्यूमर है। मालिक का जवाब कुछ यूं मौसूल हुआ था। सुन के अफसोस हुआ। वो जो मैसेज टाइप करने लगा था रुक गया। उसने सिर्फ मालिक को ये बात बताई थी। फिर ये कबीरा बेगम तक कैसे पहुंची? क्या वो मालिक पे एतबार कर सकता था? शायद नहीं। कबीरा ताई के बारे में जो नई मालूमात उसे मिली थी, उनका ताक़ुब वो कम अज कम मालिक के जरिए नहीं कर सकता था। वो इनबॉक्स में वापस गया और ज़ारा कैफ के नाम की चैट खोली। मुझे तुमसे एक काम है। उसकी उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थीं। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ स्कॉटलैंड यार्ड में होता है ना? मुझे एक आदमी को ढूंढना है, लेकिन बिल्कुल राजदारी से। वो इंग्लैंड में रहता है। उसकी माँ का नाम कबीरा है। मैं कबीरा और उसकी फैमिली की तमाम तफसीलात मालूम करवा के भेजता हूँ। क्या तुम अपने तौर पे पता करवा सकती हो? लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी सूरत में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। वो रुका और कुछ देर सोचता रहा।
پھر اس کی انگلیوں نے آخری سطر لکھی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تم پہ کرتا ہوں زارا، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ تم پہ کر لوں گی نا۔ جواب چند لمحوں میں ہی موصول ہو گیا تھا۔ آف کورس، کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کہا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرایا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہ تھا، صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کیا کرتی تھی۔